नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान का इतिहास हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने चौहान तुर्क संघर्षों में एक शासक पृथ्वीराज तृतीय को हमने पढ़ लिया था, जो कि हमारे सिलेबस में सीधा मेंशन किए हुए था। दूसरा शासक हम पढ़ेंगे आज हम्मीरदेव चौहान कि हम्मीरदेव चौहान का और राजपूत मुस्लिमों के साथ क्या संघर्ष रहा, क्यों संघर्ष हुआ, क्या उसके परिणाम हुए, है ना, और क्या उसका प्रभाव रहा। सारी चीज़ें जो हम आज देखने वाले हैं। देखिए विद्यार्थियों, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था, और रणथंभौर के चौहान में संपूर्ण उनके वंश में ही एक ही जो शासक है वो हम्मीरदेव ही महत्वपूर्ण है। उसके अलावा दो तीन शासक छोटे मोटे हैं, इसके बारे में एक एक लाइनें हैं, तो हम उसको यहीं पढ़ लेते हैं ताकि जो है हमको वहाँ जब राजवंश पढ़ेंगे तो रणथंभौर के राजवंशों पे जाने की आवश्यकता रहेगी नहीं, है ना। इसलिए मैं जो है आपको जो है इस जो रणथंभौर के राजवंश हैं, सॉरी रणथंभौर के जो चौहान हैं उनके बारे में यही पूरा बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो, पहले तो मैं हेडिंग दबाता हूँ, रणथंभौर के चौहान, है ना। आज की जो हमारी क्लास रहेगी विद्यार्थियों वो रहेगी रणथंभौर के चौहान, है ना। रणथंभौर के चौहान, ये हमारी क्लास रहेगी। और सॉरी, रणथंभौर के चौहान व मुस्लिम संघर्ष, है ना। रणथंभौर के चौहान व मुस्लिम संघर्ष लिख दूं मैं यहाँ पे, या तुर्क संघर्ष लिख दूं मुस्लिम, या मैं तुर्क लिख दूं, या मैं दिल्ली सल्तनत लिख दूं, या केवल सल्तनत लिख दूं, है ना। सल्तनत भी इसको बोलते हैं, ठीक है, सल्तनत, ठीक है। तो इनके बीच में क्या संबंध रहे, कैसे क्या रहे, ये पूरी कहानी मैं एक बार आपको हल्का सा समझा देता हूँ, ताकि आपको जो है इस टॉपिक की जो पृष्ठभूमि है वो पूरी समझ में आ जाए कि आखिर किस प्रकार का मामला यहाँ पे था। देखिए विद्यार्थियों, तराइन के दूसरे युद्ध में और पृथ्वीराज तृतीय की पराजय हुई और वो मारा भी गया। अब वो युद्ध स्थल पे मारा गया, या अजमेर ले जाके मारा गया, या गजनी ले जाके मारा गया, अंतिम सत्य ये है कि वो मारा गया। सॉरी, अब इस पे खैर डिबेट है कि कैसे मारा, कहाँ मारा, वो हमने पिछले क्लास में जान लिया। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अब मोहम्मद गोरी जो है वो करीब 1194 में जो उसका एक दास था मोहम्मद गोरी का, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने भारत के जो जीते हुए प्रदेश थे वो सौंप कर वो चला जाता है गजनी की ओर। चला क्या, यहीं लड़ भी रहा था वो, अभी वहाँ भी चले गया, आ गया। 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ, जिसमें उसने गढ़वाल, जयचंद गढ़वाल को हराया, जो कन्नौज का शासक था। लेकिन उसने जो है अजमेर वगैरह जो क्षेत्र जीता था पृथ्वीराज को पराजित करके, उसमें उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी क्या किया था कि जो पृथ्वीराज चौहान थे उसके पुत्र गोविंद राज को यहाँ का अजमेर का शासक बना दिया, क्योंकि गोविंद राज ने और गौरी की अधीनता स्वीकार कर ली, है ना। गौरी की अधीनता जो है स्वीकार कर ली। सॉरी, गोविंदराज जो कि पृथ्वीराज का बेटा था, उसने गौरी की अधीनता स्वीकार कर ली। तो गौरी ने जो है गौरी ने क्या, ऐबक ने उसको यहाँ का अजमेर का जो है शासक बना दिया। अब ये जो बात थी तुर्कों की अधीनता स्वीकार करने वाली, ये पृथ्वीराज के भाई थे, हरिराज नाम से था उनका, हरिराज नाम था। हरिराज को यह बात नागवार गुजरी कि एक चौहान शासक और तुर्कों की अधीनता स्वीकार करे, है ना। तुर्कों की अधीनता जो है वो स्वीकार करें, ये बात जो है हरिराज को जो है नागवार गुजरी। हरिराज जो थे वो पृथ्वीराज चौहान के भाई थे, है ना। तो पृथ्वीराज चौहान के भाई थे, उनको यह बात नागवार गुजरी कि चौहान तुर्कों की अधीनता स्वीकार करें। तो उसने क्या किया, पृथ्वीराज के बेटे गोविंद राज को
और अजमेर की अ, जो शासन सत्ता थी वहाँ से भगा दिया और अजमेर पर स्वयं का अधिकार कर लिया। तो सॉरी, जो अब गोविंद राज जो था वो भागकर कुतुबुद्दीन ऐबक के पास आया और कुतुबुद्दीन ऐबक से कहा कि यार मुझे तो भगा दिया वहाँ से, मेरे चाचा ने भगा दिया। तो गौरी क्या ऐबक ने कहा कि तू टेंशन मत कर, मैं संभाल लूँगा। गौरी ने, सॉरी गौरी गौरी आ रहा है बाद में बार बार, कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक सेना भेजी अजमेर और वो सेना गई और वहाँ पे जाके और हरिराज जो कि पृथ्वीराज के छोटे भाई और गोविंदराज के चाचा थे उसको पराजित किया और वापस अजमेर पर तुर्कों का अधिकार हो गया। और तुर्कों ने अब यहाँ पे मियाँ हुसैन खिंगसवार को यहाँ का प्रशासक नियुक्त कर दिया अजमेर का, है ना। मियाँ हुसैन खिंगसवार को अजमेर का प्रशासक नियुक्त कर दिया। इस प्रकार अंग्रेज जो अजमेर था वापस तुर्कों के अधीन आ गया। लेकिन गोविंदराज जो था उसको रणथंभौर का किला सौंप दिया कि तू यार, इसने ऐबक ने कहा कि तू गोविंदराज अजमेर को छोड़ के और रणथंभौर पे शासन कर ले, है ना। तो इस प्रकार से गोविंदराज ने जो है तुर्कों की अधीनता स्वीकार करते हुए अर्थात ऐबक की अधीनता स्वीकार करते हुए रणथंभौर पे शासन प्रारंभ किया और इस प्रकार से रणथंभौर का जो पहला शासक हुआ वो गोविंदराज हुआ जो कि पृथ्वीराज चौहान का पुत्र था। समझ में आ गई कहानी, है ना, आराम से आ गई होगी। मैं एक बार फिर इसको और संक्षिप्त में समझा देता हूँ। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ, मारा गया और अजमेर पर तुर्कों का अधिकार हो गया। पृथ्वीराज चौहान का बेटा गोविंदराज तुर्कों की अधीनता स्वीकार करता है और इस अधीनता स्वीकार करने के चलते तुर्कों ने अर्थात जो गौरी थे, गौरी का जो दास था ऐबक था, उसने मिलकर और गोविंदराज को अजमेर का शासक बना दिया। गोविंदराज जब तुर्कों की अधीनता में शासन प्रारंभ करता है तो यह बात जो गोविंदराज के चाचा थे हरिराज उनको नागवार गुजरी। तो उन्होंने क्या किया, हरिराज ने गोविंदराज को हटाकर अजमेर अपने अधिकार में कर लिया। अजमेर पर जब गोविंदराज का सॉरी हरिराज का अधिकार हुआ तो गोविंदराज भागकर ऐबक के पास चला गया। ऐबक से कहा कि मुझे तो भगा दिया वहाँ से। किसने भगाया? बोले मेरे चाचा ने भगा दिया। हरिराज ने बोला ठीक है तू टेंशन मत कर। तो ऐबक ने एक सेना भेजी और उस सेना ने इसको पराजित करके हरिराज को और अजमेर पर पुनः अधिकार कर लिया और अजमेर में मियाँ हुसैन खिंगसवार को नियुक्त कर दिया। और रही बात गोविंदराज की, उसको रणथंभौर दे दिया। तो इस प्रकार से रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना हो जाती है ना। तो ये बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और किस प्रकार जो है आगे की कहानी रहेगी वो मैं आपको फिर बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो हेडिंग डाली हमने रणथंभौर के चौहान व मुस्लिम तुर्क, या मुस्लिम लिखें, तुर्क लिखें या दिल्ली सल्तनत लिखें, सल्तनत है ये, मत नहीं है ना, दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लिखते हैं पहले ना। एक पॉइंट हम डालते हैं इसमें विद्यार्थी, क्या डालते हैं? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, है ना। पृष्ठभूमि जानना बेहद आवश्यक है विद्यार्थियों। और परिचय हमने लगभग सभी क्लासों में किया है और बिना परिचय की चीज़ जो है समझ में आती नहीं है, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे लिखना प्रारंभ करता हूँ। अभी जो मैंने बोल के सुनाया है आपको, इसमें हम देखेंगे, देखो जैसे तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की हार व मृत्यु के बाद उसके पुत्र गोविंदराज ने, उसके पुत्र किसके? पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र गोविंदराज ने गौरी की अधीनता स्वीकारी, गौरी की अधीनता स्वीकारी, है ना। गौरी की जब अधीनता इसने स्वीकारी
सॉरी, तो गौरी इसे क्या करेगा, अजमेर का शासक बना देगा, है ना। स्वीकारी, अतः गौरी व उसके दास कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोविंदराज को गोविंदराज 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 को गोविंदराज को अजमेर का शासक बना दिया, है ना, अजमेर का शासक बना दिया। ठीक है विद्यार्थियों, अजमेर का शासक तो बना दिया, लेकिन अब इस प्रकार से इस गोविंदराज की गौरी की व ऐबक की अधीनता स्वीकार लेना इस गोविंदराज के चाचा हरिराज को नागवार गुजरा। हरिराज कौन था, पृथ्वीराज का भाई और गोविंदराज का चाचा था, है ना। तो मैं यहाँ पे सॉरी, आगे मैं लिखना चाहूंगा पृथ्वीराज सॉरी गोविंदराज के चाचा हरिराज को गोविंदराज द्वारा तुर्कों की अधीनता स्वीकारना नागवार गुजरा, मतलब नागवार गुजरा का मतलब स्वीकार नहीं हुआ ना, पसंद नहीं आया, है ना। तुर्कों की अधीनता स्वीकारना नागवार गुजरा। अतः हरिराज ने गोविंदराज को अजमेर से खदेड़कर स्वयं ने अजमेर पर अधिकार कर लिया। ठीक है, इस प्रकार से अजमेर पर वापस जो है चौहानों का अधिकार हुआ, लेकिन क्षणिक रहेगा। गोविंदराज जैसे हारा, ऐबक के पास गया, ऐबक से जाके कहा कि यार मुझे तो उसने भगा दिया, तो ऐबक सेना भेजेगा और हरिराज को पराजित करके और वापस अजमेर पर जो है मीर हुसैन किंगसवार को नियुक्त करेगा। ठीक है, इसी में क्रम से लिखता हूं। इसके बाद गोविंदराज ऐबक के पास चला गया, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना, ऐबक के पास चला गया। ऐबक ने सेना भेजकर और हरिराज को अजमेर से, विद्यार्थी मैं यहाँ पे रेड कलर का इस्तेमाल करूँगा पेन, ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होना। हरिराज को अजमेर से भगाकर मीर हुसैन किंगसवार, ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, मीर हुसैन किंगसवार, है ना। मीर हुसैन किंगसवार को अजमेर का प्रशासक बना दिया।
प्रशासक बना दिया। वे गोविंदराज को वे गोविंदराज को रणथंभौर का किला सौंपा, है ना, रणथंभौर का किला सौंपा। ठीक है, ये जो मीर हुसैन खिंगसवार है, इसको अजमेर में मुस्लिम मीरान साहब के नाम से पुकारते हैं। इनकी जो है मीरान साहब की दरगाह भी अजमेर में है ना, ये बात भी ध्यान रखना आप। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ। मीर हुसैन खिंगसवार को, है ना, इनको मुस्लिम मीरान साहब के नाम से जानते हैं, मीरान साहब के नाम से जानते हैं, है ना, मीरान साहब के नाम से जानते हैं। इनकी दरगाह अजमेर में है ना, इनकी दरगाह अजमेर में है, अजमेर है। ठीक है, मैंने AJR लिखा है, अजमेर। ठीक है इनकी दरगाह कहाँ है, सॉरी, अजमेर में है। ठीक है, ये बात हो गई उधर की। अब गोविंदराज को रणथंभौर दे दिया। ठीक है, तो अब इस प्रकार से जो है रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा, गोविंदराज हो जाएगा ना। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इस प्रकार रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना 1100 लगभग 94 ईस्वी की ही बात है ये ना, स्थापना गोविंदराज करते हैं, है ना, गोविंदराज करते हैं। ठीक है, तो सीधा ये सवाल काफी बार पूछा जाता है विद्यार्थियों, इंपोर्टेंट लगा देना इसको कि रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक कौन था, गोविंदराज था। ये पृथ्वीराज तृतीय का बेटा था, पुत्र था। ठीक है, ये बात तो हुई हमारी यहाँ पे अजमेर में अजमेर से और चौहान सत्ता किस प्रकार रणथंभौर की तरफ आ गई। ठीक है, लेकिन जो दिल्ली सल्तनत थी वहाँ पे क्योंकि अजमेर के चौहानों का शासन था दिल्ली में, अब अजमेर के चौहान तो बचे नहीं, तो फिर दिल्ली में किसका शासन रहा, ये एक बड़ा प्रश्न है विद्यार्थियों। ठीक है, तो देखो किस प्रकार से ये जो मैंने दिल्ली सल्तनत दिखी है ना, ये किस प्रकार से स्थापित होती है, इसकी पृष्ठभूमि समझे बिना हम आगे का जो कार्यक्रम है, आगे की जो हमारी क्लास रहेगी वो समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैं पहले दिल्ली सल्तनत की स्थापना को यहाँ पे समझाना चाहूँगा। थोड़ा सा इस काम को जो है पोस्टपोन करूँगा मैं, मतलब पोस्टपोन नहीं है, ये भी चलता ही रहेगा एक तरीके से, क्योंकि इसी टॉपिक का हिस्सा है वो मामला भी। हुआ क्या था, जैसे अभी यहाँ पे मोहम्मद गोरी 1194 की बात बता रहा हूँ मैं, 1194 में गोविंदराज ने रणथंभौर में स्थापना कर दी चौहानों की। 1194 में ही अभी मोहम्मद गोरी भारत में ही है, और मोहम्मद गोरी ने 1194 में चंदावर का युद्ध लड़ा, जिसमें जो कन्नौज का जो गहेड़वाल शासक था जयचंद्र, जिसकी बेटी संयुक्ता थी, जिससे शादी पृथ्वीराज तृतीय ने कर ली थी, उस जयचंद को पराजित करता है चंदावर के युद्ध में, और कन्नौज को भी ये जीत लेता है ना। इसी प्रकार अब आगे जो है ग्वालियर को जीतेगा गौरी, मालवा को जीतेगा, है ना, इस प्रकार से ये जीतता रहा गौरी जो है। और इस प्रकार 1205 में गौरी जो है पंजाब के खोखरों के विरुद्ध, पंजाब के खोखरों ने विद्रोह कर दिया था गौरी के विरुद्ध, उसको दबाने के लिए जब ये आया तो शाम के समय एक बार क्या हुआ था कि ये नमाज अदा कर रहा था कुछ इस प्रकार से अपने जो तंबू में बैठ के, तो वहाँ पे किसी ने इसकी हत्या कर दी। किसकी, मोहम्मद गोरी की। 1205 के समथिंग की बात है ये ना, 1205 की समथिंग है, 1205 की बात है। तो उसके बाद जो गौरी का जो यहाँ पे जो राज्य था भारत में, उसमें जो लाहौर वाला क्षेत्र था, लाहौर दिल्ली वाला क्षेत्र, उस पर कुतुबुद्दीन ऐबक का अधिकार स्थापित हुआ, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने और गुलाम वंश की स्थापना कर दी 1206 में। ठीक है, 1206 में जो है गुलाम वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, किस में कर दी, गौरी का जो शासन क्षेत्र, जो गौरी का जो साम्राज्य था, गौरी ने जो यहाँ पे आके जीता था उस वाले क्षेत्र पर। अब कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का ही दास था,
है ना। तो दास होने के कारण ही उसका जो वंश था वो गुलाम वंश कहलाया, क्योंकि वो खुद ही गुलाम था। और ऐबक का गुलाम आएगा आगे इल्तुतमिश, इसलिए इल्तुतमिश को दास का भी दास कहा जाता है, क्योंकि गौरी का दास तो ऐबक और ऐबक का दास कौन, इल्तुतमिश, तो वो तो दास का भी दास हुआ, है ना। इस प्रकार से ये मामला था। तो विद्यार्थियों आपको पता चल गया कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई। फिर मैं यहाँ पे आगे लिखना चाहूँगा सॉरी, आगे एक बात और मैं लिखूँगा, 1205 में मोहम्मद गौरी की हत्या के बाद उसके भारत के साम्राज्य पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की, है ना। गुलाम वंश की क्या कर ली, स्थापना कर ली विद्यार्थियों। अब ये गुलाम वंश की स्थापना के साथ ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना थी ये, है ना। इसको हम गुलाम वंश की स्थापना कहें, या भारत में तुर्क वंश की स्थापना कहें, या भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना कहें, या भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना कहें, या भारत में मध्यकालीन भारत की शुरुआत कहें, एक ही बात है। ध्यान रखना, ये तुर्क थे, ऐबक तुर्क था, है ना, इसलिए हम इसको मुस्लिम या तुर्क भी कहते हैं, है ना। तुर्क वंश की स्थापना कहें, मुस्लिम शासन की स्थापना कहें, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कहें, मध्यकालीन भारत की स्थापना कहें, गुलाम वंश की स्थापना कहें, है ना, या मध्यकालीन भारत की शुरुआत कहें, तो 1206 माना जाएगा। ठीक है, इतने सारे मैंने जो बोले हैं आप अपने स्तर पर लिख देना, मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, क्योंकि जब मध्यकालीन भारत पढ़ाऊंगा वहाँ पे मैं लिखूंगा। यहाँ पे राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं इसलिए लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एज ए नॉलेज आप जरूर लिखें। आपको जो है वीडियो को पॉज करके लिख लेना, है ना, बैक ले लेके लिख लेना। ठीक है, तो इस प्रकार से गुलाम वंश की स्थापना हो गई। अब ये जो देखो गुलाम वंश है ये कब से कब तक चलेगा, मैं पूरा एक थोड़ा सा एक जो है क्रोनोलॉजी क्रम में यहाँ पे लिखता हूँ, क्योंकि हमारे आठ शासक हमको पढ़ने हैं, जिसमें से एक पृथ्वीराज चौहान पढ़ लिया, इसके बाद हमने हमीरदेव को पढ़ेंगे, फिर हम कानड़देव को पढ़ेंगे, फिर हम गुहिलों पे जाएंगे तो रावल रतन सिंह को पढ़ेंगे, फिर सांगा पढ़ेंगे, फिर प्रताप पढ़ेंगे, फिर मारवाड़ के शासकों में हम मालदेव को पढ़ेंगे, चंद्रसेन को पढ़ेंगे। तो इनके जो संघर्ष रहेंगे ना विद्यार्थियों, वो दिल्ली सल्तनत के लगभग शासकों पे रहेंगे। दिल्ली सल्तनत खत्म होके और मुगल वंश के शासकों के साथ भी संघर्ष रहेंगे। तो किस प्रकार से मुगल वंश आएगा उसका एक क्रोनोलॉजिकल जो क्रम है, एक क्रमबद्ध जो क्रम है, वो मैं यहाँ पे वंशों का लिख देता हूँ, ताकि बाद में आपको समझ में जो है आसानी से आ जाएगा टॉपिक। ठीक है, तो देखो गुलाम वंश की स्थापना यहाँ पे हो गई है ना, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा गुलाम वंश जो है, गुलाम वंश जो रहेगा विद्यार्थियों, जैसे ये गुलाम वंश की स्थापना हो गई, गुलाम वंश है ना, ये चलेगा हमारा 1206 से तो इसकी स्थापना हुई है, और ये 1200 जो है 90 तक चलेगा। ठीक है, 1206 से 1290 तक चलेगा। इसके बाद जो वंश आ जाएगा वो विद्यार्थियों खिलजी वंश आ जाएगा। कौन सा, खिलजी वंश, है ना, अलाउद्दीन खिलजी वाला। और इस अलाउद्दीन खिलजी का ही संघर्ष चलेगा किसके साथ, रावल रतन सिंह के साथ। और ये जो रणथंभौर का हमीरदेव चौहान है ना, उसका संघर्ष इस खिलजी वंश के शासक जो आएंगे अलाउद्दीन खिलजी, उसके साथ चलने वाला है ना। तो खिलजी वंश का शासन रहेगा विद्यार्थियों यहाँ पे 1290 से और 1320 ईस्वी तक रहेगा ना। इस प्रकार से ये खिलजी वंश का शासन रहेगा। और खिलजी का जो मुकाबला होगा अलाउद्दीन खिलजी का, वो हमारे एक तो हमीरदेव चौहान से होगा, एक गुहिल शासक रावल रतन सिंह से होगा, पद्मिनी वाला मामला, और एक जालौर शासक कानड़देव से होगा। तीन से संघर्ष होगा। खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी का काफी महत्वपूर्ण है। और तय मान लेना, इससे सवाल खिलजी वंश के जो अलाउद्दीन खिलजी है उससे एक सवाल तय है, मान के चलना आप। ठीक है, क्योंकि हमीरदेव चौहान भी हमारे सिलेबस में है,
रावल रतन सिंह भी हैं, कानड़ देव भी हैं, तीनों में से एक सवाल तो आना है। ठीक है, इसके बाद का जो शासन आएगा यहाँ पे वो आता है तुगलक वंश का आता है, तुगलक वंश है ना। तो तुगलक वंश का जो कार्यकाल रहता है विद्यार्थी वो 1300 जो है 20 से चलता है, और ये चलता है करीब हमारे 1414 तक चलता है ना, 1412 या 1414 तक चलता है ना, 12 भी रोक देते हैं, कहीं 1414 तक ले जाते हैं। इसके बाद जो है फिर आता है हमारा सैयद वंश है ना। कौन सा आता है? सैयद वंश आता है विद्यार्थियों। सैयद वंश जो चलेगा वो 1414 से और 1451 तक चलेगा है ना। इसका तुगलकों का और सैयदों का इतना ज़्यादा संघर्ष हमारे रहा नहीं है, रहा है उसको हम वंशों में पढ़ेंगे। सीधा मेंशन में जो ये वाला टॉपिक था हमारे राजपूत तुर्क संघर्ष या राजपूत मुस्लिम संघर्ष, उसमें इन दोनों वंशों का कोई भी संघर्ष नहीं है। ठीक है, इसके बाद एक लोधी वंश आएगा है ना, लोधी वंश आएगा। ठीक है, ये लोधी वंश में जाके ये तुर्कों का नाम हट जाएगा। ये तो ये नहीं थे, ये कौन थे? ये अफगान थे है ना। लोधी जो थे विद्यार्थियों अफगान थे है ना। और ये जो शासन है ये पूरे चारों वंश ये तुर्क हैं है ना, तुर्क देश के निवासी थे, तुर्की साइड के सॉरी, इसलिए ये तुर्क कहलाए। और ये अकेला वंश जो है लोधी वंश है, ये अफगान थे। लोधी कौन थे? अफगान थे। इनका शासन प्रारंभ होगा 1451 से और ये चलेगा हमारे 1526 ईस्वी तक है ना, 1526 ईस्वी तक चलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे कई बार ये सवाल आ जाता है कि भारत में पहली बार अफगान वंश की स्थापना कब हुई? तो लोधी वंश की स्थापना 1451 में। अफगान जो वंश थे वो लोधी था, मतलब लोधी जो थे अफगान थे है ना, इसलिए 1451 में होगी प्रथम अफगान वंश की स्थापना भारत में, ध्यान रखना है ना। दिल्ली सल्तनत के अंदर ये भी पूछ ले, दिल्ली सल्तनत के अंदर पहली बार अफगान वंश की स्थापना कब हुई? तो 1451 में हुई। अब ये जो वंश है विद्यार्थियों 1 2 3 4 5 वंश, ये पांचों वंश जो हैं दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आते हैं है ना। बाकी अब दिल्ली सल्तनत में भी तुर्क वंश पूछे तो ये 4 वंश आएंगे, और दिल्ली सल्तनत के अंदर अफगान वंश पूछे तो लोधी वंश अकेला आएगा। ठीक है, यदि दिल्ली सल्तनत के अंदर वंश पूछे तो ये 5 वंश आ जाएंगे है ना। तो ये 5 जो हैं दिल्ली सल्तनत में आते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। दिल्ली सल्तनत है ये ना, ये क्या है? दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल यदि कंप्लीट कार्यकाल पूछा जाए तो 1206 से और 1526 तक चलेगा। ये है ना, 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत का काल चलेगा। अब इसके बाद का जो काल होगा, इससे आगे का जो काल होगा, मैं थोड़ा सा नीचे लिखना चाहूंगा। इसके बाद जो आएगा वो मुगल वंश आएगा ना, मुगल वंश है ना। अकबर वगैरह ये जो है, अकबर है हमारे, शाहजहां है ना, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, बाबर है ना, हुमायूं वगैरह, ये आ जाएंगे हमारे 1526 में स्थापना होती है मुगल वंश की, और ये चलता है हमारे 1857 की क्रांति तक है ना। 1857 की क्रांति तक चलता है ना। 1857 की क्रांति में आपको पता होगा मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने है जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था भारत में है ना, और वहां जाके अंतिम रूप से पतन हो जाएगा मुगलों का है ना, काफी लंबा चलेगा। तो सॉरी, मुगलों के साथ भी संघर्ष होगा, महाराणा प्रताप का होगा अकबर के साथ, बाबर सांगा का होगा मुगल वंश के संस्थापक बाबर के साथ है ना। तो वो सारी कहानी अब हम आपको समझ में आ जाएगी, बस आप इनको ध्यान रखना, और ये क्रम इनका थोड़ा सा, ये जो सन है ये ध्यान रखना है ना। ठीक है, आप इसको अच्छे से उतार लो। दिल्ली सल्तनत में ये 5 वंश आते हैं, मुगल वंश दिल्ली सल्तनत में क्यों नहीं आता ये हम वहां पढ़ेंगे जब हम जो है मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे तब। ठीक है, तुर्क वंश कौन कौन से थे? तो ये 4 वंश तुर्क थे। ये अकेला वंश जो था ये लोधी था, और ये पूर्व वंश मिला दें यहाँ से और यहाँ तक के तो ये दिल्ली सल्तनत हो जाएगी। मुगल वंश दिल्ली सल्तनत से बाहर रहता है। ठीक है, तो ये पूरा आप समझ गए होंगे विद्यार्थियों। अब हम आते हैं सीधा, ये गोविंद राज ने शासन स्थापित किया 1194 में। इसके बाद के जो शासन थे वो थोड़े से हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी विद्यार्थियों, किस प्रकार से गुलाम वंश की स्थापना होती है और किस प्रकार से रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना होती है। ये दोनों बात आप यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, तो मैं इसको मिटा दूं, और आपने उतार लिया होगा, नहीं उतारा है तो आप उतारें। ठीक है, नहीं उतारा है तो आप इसको उतार लें, स्क्रीनशॉट ले लें। और अब जो है मैं यहाँ पे और स्टार्ट करता हूँ रणथंभौर के चौहान वंश। ठीक,
मिटा रहा हूं मैं इसको। ये रणथंभौर के चौहानों की जो पृष्ठभूमि थी और दिल्ली सल्तनत की स्थापना की भी पृष्ठभूमि मैंने मोटे तौर पे और आपको बढ़िया तरीके से बता दी है। इतने बढ़िया तरीके से आपको सॉरी सॉरी संपूर्ण यूट्यूब के इतिहास में विद्यार्थियों इतने बढ़िया तरीके से और आपको इस प्रकार से कंटेंट मिल पाना बहुत दुर्लभ है। बहुत दुर्लभ क्या, मैं तो कहूँगा आप सर्च मार के देखना, उठा के देखना, इतना गजब कंटेंट इतने व्यवस्थित तरीके से और क्रमबद्धता के साथ बिना आपका समय खर्च किए कोई नहीं लेके आएगा। मैंने कभी आपसे ये शर्त नहीं रखी कि मेरे वीडियोस पे यदि 100 लोग व्यूज़ आएंगे, 100 व्यूज़ आएंगे तो ही मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा। ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं रखा। आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत कम व्यूज़ आ रहे थे, फिर भी मैं कंटिन्यू क्लास डाल रहा था, क्योंकि मेरा काम तो क्लास डालने का है, तो मैं उसमें क्यों पीछे हटूँ। अब आप लोग देखते हैं नहीं देखते ये एक अलग मैटर है ना। क्योंकि जब मैंने चैनल ओपन किया था तो किसी भी विद्यार्थी से ये शर्त नहीं रखी थी कि आप देखोगे तब ही मैं क्लास डालूँगा। मैंने तो एक ही शर्त रखी थी कि मुझे यहाँ पे 1000 क्लासें कम से कम इतिहास की अपलोड करनी है। कोई देखता है नहीं देखता वो आप लोगों की समस्या है, मेरी समस्या नहीं है। मुझे तो बस इतिहास पढ़ना है, इतिहास पढ़ाना है और इतिहास लिखना है, और तीनों काम हो गए तो इतिहास रच देंगे। और बस उसी क्रम पे मैं चल रहा हूँ और मैंने मेरी यात्रा की शुरुआत कर दी है विद्यार्थियों। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप भी अपनी अपनी यात्रा की शुरुआत करें और एक नए मुकाम पे पहुँचें। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं रणथंभौर के चौहान वंश। रणथंभौर के चौहान, रणथंभौर के चौहान ये हम लिख रहे हैं यहाँ पे। तो संस्थापक तो गोविंदराज हो ही गया है ना, मैं फिर से लिख देता हूँ। चलो, संस्थापक कौन हो गया? गोविंदराज हो गया है ना, संस्थापक हो गया गोविंदराज। गोविंदराज गोविंदराज हो गया कब? 1194 ईस्वी में है ना लगभग। ठीक है, इसके बाद गोविंदराज का और कोई भी रोल नहीं है, कुछ भी रोल नहीं है ना। गोविंदराज के बाद एक शासक हुआ विद्यार्थियों, वाल्हण देव हुआ था, वाल्हण देव। ठीक है, गोविंदराज के बाद एक शासक आएगा वाल्हण देव है ना, अगला शासक आएगा वाल्हण देव। ठीक है, वाल्हण देव जो था विद्यार्थियों, अब मैं बताऊं आपको, गोविंदराज ने तो तुर्कों की अधीनता स्वीकार की थी, गौरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी, और गौरी का दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसकी भी अधीनता स्वीकार कर ली थी है ना। तो गोविंदराज तो अधीनता में शासन करता रहा, लुढ़क गया। ठीक, उसके बाद शासक बना वाल्हण देव। वाल्हण देव को किसी दूसरे की अधीनता स्वीकार करना इसे भी नागवार गुजरा और इसने स्वयं की स्वतंत्रता घोषित कर दी। लेकिन 1226 में इल्तुतमिश ने और इसे पराजित किया और रणथंभौर पर पुनः अधिकार कर लिया। ठीक है, तो ये बात हम लिखेंगे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना। पूछते हैं यहाँ से कई बार सवाल, देखो सॉरी क्या लिखेंगे, इसने रणथंभौर को दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र कर लिया है ना। इसने रणथंभौर लिखें या स्वयं लिखें एक ही बात हो जाएगी ना। इसने रणथंभौर को दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र कर लिया, लेकिन क्योंकि इल्तुतमिश शासक बन गया है। अब ऐबक का जो शासन था 1206 से और 1210 तक था। 1210 के बाद इल्तुतमिश का शासन आ गया और इल्तुतमिश बड़ा ही शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसको वाल्हण देव की स्वतंत्रता स्वीकार नहीं हुई और इल्तुतमिश ने आक्रमण किया वाल्हण देव पर और रणथंभौर पर फिर से अधिकार कर लिया 1226 में है ना। तो ये बात मैं लिख देता हूं, मगर स्वतंत्र कर लिया मगर इल्तुतमिश ने 1226 में पुनः रणथंभौर जीता, जीत लिया। 1226 में रणथंभौर पुनः
जीत लिया। ठीक है, सॉरी। इस प्रकार से रणथंभौर जो है वापस जो तुर्कों के अधीन चला गया, है ना। अब इसके बाद जो है वलहड़ देव के बाद जो है शासक आए थे, एक तो प्रहलादन आया और एक वीर नारायण आया, है ना। इसके बाद शासक कौन बने? वालहण देव के बाद के जो शासक थे वो थे, एक तो प्रहलादन था, प्रहलादन, है ना। इसके बारे में कुछ भी नहीं, इसने कुछ नहीं किया। ठीक है, मतलब ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। इसके बाद जो शासक बना विद्यार्थी वो बना वीर नारायण, है ना, वीर नारायण। वीर नारायण ने जो है रणथंभौर को दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र कराने का प्रयास किया और उस प्रयास में इल्तुतमिश से लड़ता हुआ मारा गया। वीर नारायण भी इल्तुतमिश से लड़ता हुआ मारा गया। तो ये बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। रणथंभौर को स्वतंत्र करवाने हेतु इल्तुतमिश से लड़ता हुआ मारा गया। ठीक है विद्यार्थियों, इल्तुतमिश से लड़ता हुआ जो है वीर नारायण मारा गया। अब सॉरी, आज कुछ ज्यादा ही चल रही है खांसी कोई ना, हो जाता है लगभग। ये जो मौसम का परिवर्तन है ना, कभी तो गर्मी कभी सर्दी, फिर मतलब बरसात आती है तो सर्दी हो जाती है, बरसात नहीं आती तो गर्मी लगती है, तो मेरे को हो जाता है खांसी जुकाम। उसके अलावा उससे ज़्यादा नहीं होता, है ना। तो आप निश्चिंत रहें। कभी मैं संभवतः ये नहीं कहूँगा कि आज तबीयत खराब है क्लास नहीं ले पाऊँगा, है ना। बहुत कम चांस रहेंगे, बिल्कुल रेयरली चांस रहेंगे ऐसे, है ना। तो वीर नारायण का मामला यहाँ पे खत्म होता है। वीर नारायण के बाद एक शासक बड़ा जबरदस्त आता है, वाघभट्ट, है ना। वाघभट्ट विद्यार्थियों बहुत इंपॉर्टेंट शासक हैं। वैसे तो इसके बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है, इसके बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है, गोविंदराज पे भी सवाल बन सकता है। और वाघभट्ट तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, मोस्ट लगा दो इसको, इंपॉर्टेंट और लिख दो। ठीक है, वाघभट्ट का मामला ये है कि विद्यार्थियों इसने क्या किया। अब देखो, रणथंभौर के किले पर इल्तुतमिश का अधिकार था, है ना, और अंदर मुस्लिम शासक शासन कर रहे थे। तो वाघभट्ट ने क्या किया, एक बड़ी सेना बनाई अपनी बाहर रहते हुए और रणथंभौर के किले का घेरा डाल दिया। किसने? वाघभट्ट ने। सॉरी। अब रणथंभौर दुर्ग का घेरा जब वाघभट्ट ने डाला तो अंदर जो तुर्क सेना थी, रणथंभौर के अंदर, तुर्क के अंदर जो तुर्क सेना थी उसने रणथंभौर के जो द्वार थे वो बंद कर लिए ताकि तुर्क सेना अंदर प्रवेश ना, सॉरी, जो राजपूतों की सेना थी, वाघभट्ट की जो सेना थी, वो रणथंभौर दुर्ग के अंदर प्रवेश ना कर सके। ठीक है, वाघभट्ट का घेरा इतना मजबूत था कि उसको तुर्क है जो देख कर ही घबरा गए और दुर्ग के द्वार ही नहीं खोले, लड़ने के लिए आए ही नहीं बाहर और गेट बंद करके बैठ गए। ये भी घेरा लगा के बैठ गया कि देखता हूं तुम लोगों को कि कब तक है जो आप दुर्ग के केवाड़ बंद रखते हो। आखिरकार हुआ ये कि दुर्ग के अंदर जो खाने पीने का सामान था वो खत्म होने लगा, कई महीने बीत गए। तो फिर थक के, हार करके और तुर्कों ने रणथंभौर दुर्ग के द्वार खोले और जो यहाँ के जो शासक थे वो भाग गए, है ना, और रणथंभौर के दुर्ग पे वाघभट्ट का अधिकार हो गया, है ना। कहते हैं कि वाघभट्ट का घेरा इतना जबरदस्त था कि अंदर रसद सामग्री की इतनी कमी आ गई थी कि जो पानी था वो घी के बदले भी पानी नहीं मिल रहा था और लकड़ी जो थी वो चंदन के बदले नहीं मिल रही थी, है ना। मतलब घी के जितना महंगा पानी और चंदन की लकड़ी जितनी महंगी जो है एक लकड़ी हो गई थी, है ना, ऐसा कहा जाता है। और वाघभट्ट के बारे में तो मिनहाजुद्दीन सिराज ने तबकाते नासिरी पुस्तक में महान राजा कहा है इसको। बड़ा महत्वपूर्ण फैक्ट है ये ना। देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे इसने रणथंभौर दुर्ग का घेरा डाला,
रणथंभौर दुर्ग का घेरा डाला, है ना, रणथंभौर दुर्ग का घेरा डाला। रणथंभौर दुर्ग का घेरा डाल दिया तो जो तुर्क सेना थी वो उसने रणथंभौर दुर्ग के जो किवाड़ थे वो बंद कर लिए, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा तुर्क सेना ने या तुर्कों ने दुर्ग के द्वार बंद किए, दुर्ग के द्वार बंद किए, है ना। अब सॉरी, दुर्ग के द्वार बंद कर लिए। अब अंदर कितनी सामग्री होगी खाने के लिए, और वो रखते थे हजारों में सेना, लाखों में सेना रखते थे, और इतनी सारी सेना के लिए खाने की व्यवस्था कैसे होगी एक दुर्ग के अंदर। कितना जितना भी राजकोष था वो खत्म होने को था, है ना। काफी समय बीतने के बाद, काफी समय बाद दुर्ग में रसद सामग्री की कमी हो गई, ठीक है। कहा जाता है कि पानी घी के बदले पानी व चंदन के बदले लकड़ी मिलना दुर्लभ था, है ना। मतलब घी के बदले कोई पानी देने को तैयार नहीं था, ऐसी कंडीशन हो गई। आखिरकार तुर्क सेना भाग गई और वाघभट्ट का दुर्ग पर अधिकार हो गया, है ना। आखिरकार तुर्क सेना भाग गई व वाघभट्ट का दुर्ग पर ये बात है 1236 ईस्वी की, है ना। दुर्ग 1236 ईस्वी में वाघभट्ट का दुर्ग पर 1236 ईस्वी में अधिकार हो गया, है ना, अधिकार हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वाघभट्ट बड़ा महत्वपूर्ण शासक सिद्ध हुआ। आप इसे जो है विशेष रूप से याद रखें विद्यार्थियों, वाघभट्ट के बारे में जो है सवाल बन सकता है ना। और इसके बारे में एक फैक्ट मैं लिखना चाहूँगा। सिराज ने, मिन्हाजुद्दीन सिराज, है ना, सिराज ने तबकात ए नासिरी 1260 में लिखकर पूरी कर दी थी, है ना, ठीक है। तबकात ए नासिरी में वाघभट्ट को क्या कहा है? महान राजा कहा है, महान राजा कहा है ना। तो इस प्रकार का एक सवाल बन सकता है विद्यार्थियों सॉरी, कि सिराज ने तबकात नासिरी में रणथंभौर के किस चौहान शासक को महान राजा कहा है, या सीधा पूछ लेगा कि सिराज ने किस चौहान शासक को महान राजा कहा है। उसमें फिर पृथ्वीराज चौहान का, पृथ्वीराज तृतीय का नाम आएगा, हमीर देव का नाम आएगा, विग्रहराज का भी दे सकते हैं, कानड़ देव का दे सकते हैं, वीरम देव का दे सकते हैं, क्योंकि ये चौहानों के महान शासक थे। तो हर कोई व्यक्ति जाएगा कि उन व्यक्तियों की तरफ जाएगा, और एक ऑप्शन में पड़ा रहेगा वाघभट्ट, जिसका नाम आम आदमी को, आम स्टूडेंट को पता ही नहीं है। बहुत कम किताबों में ये बात लिखी मिलती है जो मैंने आपको बताई है ना। इसलिए वो सबसे पहले इसको तो एलिमिनेट कर देंगे कि ये तो हो ही नहीं सकता आंसर, इसको तो सबसे पहले निकालेंगे। फिर पृथ्वीराज तृतीय में फंसेंगे, या फिर हमीर देव चौहान में फंसेंगे, या फिर विग्रहराज चतुर्थ में फंस सकते हैं, कानड़ देव में फंस सकते हैं, जो भी ऑप्शन में होगा, है ना। इस प्रकार से आप इसको विशेष रूप से याद रखना। वाघभट्ट के बाद अगला जो शासक आएगा वो आएगा जैत्र सिंह, है ना।
अब खत्म है, अब ज़्यादा कुछ नहीं है। हम्मीर देव का शासन आने वाला, जयद्रथ सिंह के बाद हम्मीर देव बनेगा। इसके बाद बना जयद्रथ सिंह शासक। कौन बना? जयद्रथ सिंह शासक बना। जयद्रथ सिंह का जो कार्यकाल था विद्यार्थियों वो 1250 से और जो है 1282 ईस्वी तक रहा, है ना, 1282 ईस्वी तक रहा। इसके समय में जो शासक था दिल्ली सल्तनत का वो नासिरुद्दीन महमूद था, है ना, नासिरुद्दीन महमूद था, जो कि 1246 में शासक बना था वो, है ना। तो नासिरुद्दीन महमूद ने अपने सेनापति बलबन के नेतृत्व में एक अभियान जयद्रथ सिंह के विरुद्ध भेजा, लेकिन वो असफल रहा, है ना। बस एक ही घटना है, वो हम लिख देते हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे हम विद्यार्थियों, यहीं पे लिख देता हूँ, जयद्रथ सिंह के विरुद्ध, जयद्रथ सिंह के विरुद्ध जयद्रथ सिंह के विरुद्ध नासिरुद्दीन महमूद, है ना। नासिरुद्दीन महमूद जो है, इसका जो कार्यकाल रहेगा विद्यार्थियों 1246 से और 1266 ईस्वी तक रहेगा, है ना, दिल्ली सल्तनत में, है ना, वहां पे नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन के नेतृत्व में, बलबन इसका सेनापति है, जो कि नासिरुद्दीन महमूद के बाद शासक बनेगा 1266 से और 1287-88 तक शासक रहेगा बलबन आगे, है ना, तो 87 तक रहेगा। तो बलबन के नेतृत्व में अभियान भेजा, के नेतृत्व में असफल अभियान भेजा। अभियान कोई डायरेक्ट असफल नहीं होता, लेकिन वो असफल हो गया था, इसलिए हम सीधा ही लिख देते हैं असफल अभियान भेजा, है ना। इसके बारे में यही बात है। दूसरी बात हम इसमें ये लिखेंगे कि जयद्रथ सिंह ने भावी तुर्कों के खतरे को देखते हुए और अपने योग्य पुत्र हम्मीर देव के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया, है ना। तो जयद्रथ सिंह ने अपने पुत्र हम्मीर देव के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया। सीधी सी बात हम लिख देते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे कि जयद्रथ सिंह ने अपने योग्य पुत्र हम्मीर देव के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया, है ना। सिंहासन जो है उन्होंने चला के त्याग दिया। अब शासक बन गए कौन? हम्मीर देव बन जाएंगे। इनका देखो शासन देखो 1250 से और 1282 तक, यानी कि 32 वर्ष शासन किया जयद्रथ सिंह ने। अब ये 32 वर्ष के शासन को यादगार बनाने के लिए हम्मीर देव ने और रणथंभौर के किले में 32 खंभों की छतरी बनवाई थी, है ना। ये आप ध्यान रखना, मेरा यहाँ पे है नहीं, आप अपने स्तर पे लिख लेना, है ना। मैं लिख देता हूँ हल्का सा, 32 खंभों की छतरी बनवाई थी, 32 खंभों की छतरी बनवाई, है ना। कहाँ पे बनवाई? रणथंभौर दुर्ग में बनवाई थी, है ना, रणथंभौर दुर्ग में, है ना। 32 खंभों की क्यों बनवाई? क्योंकि 32 वर्ष का शासन अपने पिता का था। अब हम्मीर देव चौहान को जो है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों, ठीक है, आपने ले लिया होगा। तो ये थे प्यारे साथियों हमारा एक जो हम्मीर देव चौहान का जो बैकग्राउंड था वो हमने पूरा यहाँ पे जान लिया, और कैसे हम हम्मीर देव चौहान पे आ गए ये हमने आज की क्लास में बढ़िया तरीके से जान लिया है। अब हम अगली क्लास में हम्मीर देव चौहान के ऊपर जो दिल्ली सल्तनत के आक्रमण होंगे वो सब कुछ हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों, ठीक है। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए, और अपने वीडियो का लिंक शेयर करते रहिए यार, ठीक है ना। धन्यवाद।